ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद विस्फोटक, बिल्कुल व्यंग्यात्मक और पूरी तरह से डिजिटल घटना पर चर्चा करने वाले हैं जिसने हाल ही में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। एक ऐसा डिजिटल मूवमेंट जो शुरू तो महज एक मजाक के रूप में हुआ था, लेकिन बहुत ही जल्द इसने एक विशाल रूप ले लिया। इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। हम सोर्स मटेरियल के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कैसे और क्यों शुरू हुआ, और बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के केवल तथ्यों के माध्यम से इस पूरी घटना को निष्पक्ष रूप से डिकोड करेंगे। तो शुरुआत होती है 15 मई की सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से। सोर्स के मुताबिक इसी सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कथित तौर पर एक टिप्पणी की थी। बात कुछ ऐसी निकल के आई कि जो युवा नौकरी नहीं ढूंढ पाते वे कॉकरोच बन जाते हैं और फिर मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर वार करते हैं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने अगले ही दिन ये स्पष्टीकरण दिया कि उन्हें गलत तरीके से कोट किया गया है और उनकी टिप्पणी केवल उन विशिष्ट युवाओं के लिए थी जो वकालत और मीडिया जैसी नोबल प्रोफेशन में फर्जी डिग्री लेकर आते हैं। लेकिन तब तक जो डैमेज होना था वो हो चुका था। हताश और बेरोजगार युवाओं के लिए ये बात जले पर नमक छिड़कने जैसी साबित हुई, और सच कहें तो इसी ने एक बड़े उत्प्रेरक का काम किया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे इंटरनेट पे आग लगा दी। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जैसा एक अजीब और व्यंग्यात्मक नाम है, और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। लेकिन जरा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के आंकड़े देखिए। महज कुछ ही दिनों के भीतर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स 15 मिलियन का आंकड़ा पार कर गए। तुलनात्मक रूप से बीजेपी के 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये भारी अंतर इस आंदोलन की चौंकाने वाली और एकदम स्पॉन्टेनियस वायरल प्रकृति को साबित करता है। नाम भले ही मजाकिया लग रहा हो, लेकिन ये डेटा एक बहुत ही गंभीर वास्तविकता की ओर इशारा कर रहा है। तो आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला, इस डिजिटल विद्रोह की उत्पत्ति। दूसरा, इसका वायरल होना और सिस्टम का पलटवार। तीसरा, इस गुस्से की असली जड़। चौथा, विपक्ष के लिए एक चेतावनी। पांचवां, इनका व्यंग्यात्मक घोषणापत्र। और अंत में छठा, डिजिटल प्रोद्योगिकी का भविष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, एक डिजिटल विद्रोह की उत्पत्ति। कैसे एक अपमान ने एक आंदोलन को जन्म दिया। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे परवान चढ़ा। 15 मई की उस सुनवाई के बाद अमेरिका में बैठे एक 30 वर्षीय पीआर ग्रेजुएट अभिजीत दीपके ने मजाक में एक ट्वीट किया कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। ये बस एक साधारण सा ट्वीट था, लेकिन इसे इतनी भयंकर तेजी से समर्थन मिला कि आनन फानन में कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट ही लॉन्च कर दी गई। देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा भी पार हो गया। और फिर आता है इस टाइमलाइन का सबसे दिलचस्प मोड़। अचानक से सिस्टम की तरफ से कार्रवाई होती है और इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। ये अविश्वसनीय स्पीड दिखाती है कि कैसे एक सिंपल सा मजाक चंद घंटों में एक इंटरनेट ब्रेकिंग घटना बन गया। सेक्शन 2, वायरल राइज और सिस्टेमिक पुशबैक। सत्ता का पलटवार। जाहिर है सिस्टम की प्रतिक्रिया काफी तेज आनी थी। जब इस डिजिटल आंदोलन को बीबीसी और अल जजीरा जैसे ग्लोबल आउटलेट से कवरेज मिलने लगी तो एक्शन भी तुरंत हुआ। सोर्स के मुताबिक ट्विटर हैंडल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा आईटी सेल और कुछ मीडिया चैनल्स ने इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश भी शुरू कर दी। इसके संस्थापकों, विशेष रूप से अभिजीत के पुराने संबंधों को निकालकर इसे आम आदमी पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन सोर्स निष्पक्ष रूप से ये भी मूल्यांकन करता है कि जिस स्तर की भारी और ऑर्गेनिक ग्रोथ इस पेज ने कुछ ही दिनों में देखी है, वो किसी भी एक राजनीतिक पार्टी या आईटी सेल के बस की बात नहीं है। ये साफ तौर पर एक वास्तविक जन प्रतिक्रिया ही नजर आती है। सेक्शन 3, गुस्से की जड़। आखिर युवा एक व्यंग्यात्मक बैनर के नीचे एकजुट क्यों हुए। देखिए, ये कोई रातों रात वायरल होने वाला मीम नहीं है, बल्कि सालों से जमा हो रही हताशा का परिणाम है। सोर्स डेटा देता है कि पिछले 7 सालों में नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लगभग 60 बार लीक हुए हैं। 60 बार! इसके साथ ही देश में युवाओं की बेरोजगारी और आर्थिक लाचारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ऊपर से शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं को चुप कराने का मामला भी सामने आता है, जैसे सोनम वांगचुक, जिन्हें सोर्स के अनुसार बिना किसी ठोस कारण के हिरासत में लिया गया था। और अंत में नए मीडिया सेंसरशिप कानून, जैसे कि डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल, जिन्हें लेकर चिंता है कि ये लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। असल में इन सभी व्यवस्थागत विफलताओं ने ही मिलकर इस ज्वालामुखी को तैयार किया है।
तो इन गंभीर समस्याओं को देखने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, इतने गहरे गुस्से को किसी स्थापित राजनीतिक दल के बजाय एक डिजिटल मजाक में अपनी जगह क्यों मिली? लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्यों नहीं गए? ये सवाल सीधे तौर पर हमें पारंपरिक राजनीतिक ढांचे की विफलताओं की ओर ले जाता है। सेक्शन 4, विपक्ष को चेतावनी, युवाओं की हताशा को समझने में पारंपरिक राजनीति की विफलता। ये एक बहुत ही कठोर वास्तविकता को सामने लाता है। सोर्स के अनुसार कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसे प्रमुख विपक्षी दल इस डेमोग्राफिक की नब्ज को पकड़ने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। युवाओं के मन में जो भारी आक्रोश है, उसे राजनीतिक रूप से सही दिशा देने वाला कोई है ही नहीं। आज का युवा खुद को राजनीतिक रूप से अनाथ महसूस कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी गुहार लेकर आखिर किसके पास जाए। कॉकरोच जनता पार्टी को मिला ये भारी समर्थन असल में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के इसी खालीपन पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। सेक्शन 5, व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र, एक डिजिटल मजाक के पीछे छिपी वास्तविक व्यवस्थागत मांगे। अब इस स्लाइड के बारे में जो वास्तविक दिलचस्प बात है वो ये है कि इनका एक पूरा 5 सूत्रीय घोषणा पत्र भी है। चलिए इसे देखते हैं। पहली मांग, रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीश या सैन्य अधिकारियों के लिए कोई राज्यसभा सीट या सरकारी पद नहीं होना चाहिए। दूसरी, यदि चुनाव से पहले वैध मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं तो चुनाव आयोग पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वोटिंग अधिकार छीनना भी एक बड़ा अपराध है। तीसरी, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। चौथी मांग, पक्षपातपूर्ण और सत्ता के प्रभाव वाले मीडिया घरानों के लाइसेंस रद्द करना। और पांचवीं, जो सांसद या विधायक पार्टियां बदलते हैं उन पर सीधे 20 साल का बैन। ये एकदम स्पष्ट है कि ये मांगे सिर्फ हवा-हवाई नहीं हैं। ये सीधे तौर पर सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी पर सटीक निशाना साधती हैं। और इस घोषणापत्र के साथ उनका पहला वास्तविक एक्शन पॉइंट भी सामने आ चुका है। वो है व्यापक नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग। मतलब वे केवल इंटरनेट पर शोर नहीं मचा रहे हैं, वे एक बहुत ही ज्वलंत और असल मुद्दे को उठाकर सिस्टम से वास्तविक जवाबदेही मांग रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का उद्देश्य महज लोगों का ध्यान खींचना नहीं, बल्कि सिस्टम में बदलाव लाना है। सेक्शन 6, डिजिटल विरोध और भविष्य, सख्त इंटरनेट सेंसरशिप से बचने के लिए खुद को ढालना। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक कॉन्सेप्ट उभर कर आता है, विकेंद्रीकृत मोज़ेक सिस्टम, यानी डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली यह एक सर्वाइवल रणनीति है जहां आंदोलन से किसी भी एक केंद्रीय नेतृत्व को हटा दिया जाता है। इसकी जगह छोटे, स्वतंत्र और लोकल अकाउंट्स को काम करने की पावर दी जाती है। सोर्सेस की तुलना ईरान में अपनाए गए तरीकों से करता है, जहां हर प्रांत को अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी गई थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सरकार किसी एक मुख्य अकाउंट या पेज को डिलीट कर भी दे तो भी यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब यह एक संगठन के बजाय एक विचार के रूप में जीवित रहेगा, जिसे इंटरनेट से पूरी तरह मिटाना लगभग असंभव है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विरोध का तरीका अब पूरी तरह से बदल रहा है। स्टेप 1 है डिजिटल पिकेटिंग, यानी नेताओं के सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन और ईमेल इनबॉक्स को सवालों से भर देना। स्टेप 2 है डिजिटल असहयोग, ऑनलाइन मंचों पर नेताओं के झूठे वादों को सिरे से खारिज करना और उन्हें बॉयकॉट करना। और स्टेप 3 है डिजिटल सत्याग्रह, हर जगह मंत्रियों और विधायकों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड शेयर करना। ये दिखाता है कि कैसे नागरिक ऐतिहासिक विरोध के तरीकों को मॉडर्न और डिजिटल कार्यों में बदल रहे हैं, और वो भी बिना सड़कों पर उतरे। लेकिन इस सब के बीच सोर्स अंत में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देता है। चेतावनी ये है कि यदि सरकार इन डिजिटल आवाज़ों को बलपूर्वक दबाने की कोशिश करती है और लोगों को ऑनलाइन अपनी भड़ास निकालने से रोकती है, तो इसका उल्टा और बहुत भयानक असर हो सकता है। सोर्स बड़ी ही निष्पक्षता से बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में हाल ही में हुए हिंसक और विस्फोटक विद्रोहों का उदाहरण देता है। अगर लोगों की बात शांति से सुनी जाए तो ऐसी चरम स्थितियों से बचा जा सकता है। लेकिन अगर ऑनलाइन असंतोष को कुचलने की कोशिश की गई तो वो गुस्सा सड़कों पर आ सकता है। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर पहुंचते हैं। क्या हमारा सिस्टम इस शांतिपूर्ण डिजिटल अभिव्यक्ति की अनुमति देगा, या इन कॉकरोचों को दबाने का प्रयास एक बहुत ही वास्तविक और विस्फोटक प्रतिक्रिया को जन्म देगा?
भारत में लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति और डिजिटल विद्रोह का भविष्य शायद इसी एक सवाल पर टिका है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन तथ्यों के आधार पर हमने इस नई डिजिटल क्रांति को समझने का प्रयास किया है। अब आगे के निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से विचार करने का विषय है।